हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, अगर आप भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपका क्लास 12 हिंदी में 10 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के चार जो सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, उनको मैं एक ही वीडियो में आज बताने वाला हूं। देखो, जो चार गद्यांश मैंने इस वीडियो में लिए हैं ना, ये गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछ जाते हैं और यही गद्यांश बार बार रिपीट होते हैं। तो आज मैं आपको चार सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश बताने वाला हूं, वो भी चार अलग अलग चैप्टर से। और अगर आप इन चार गद्यांश को सॉल्व करके जाएंगे भैया, तो आपका ये 10 नंबर ना 10 में 10 कोई काट ही नहीं सकता। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एक गद्यांश को ध्यान से समझेंगे। चार जो गद्यांश होंगे, चार अलग अलग चैप्टर से होंगे। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा गद्यांश है ना, आपको ये तो पता है ना कि गद्यांश में होता क्या है। देखो, गद्यांश में आपको हिंदी का एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5 करके 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, दो दो नंबर के, 10 नंबर आपको मिलेगा। तो हमने एक गद्यांश लिया है सबसे पहले, अपने फर्स्ट चैप्टर का ये गद्यांश है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखो, यहां से लेकर यहां तक आपका पूरा गद्यांश है, देखो यहां तक, ठीक है। इसको पहले हमको ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसा मैंने बताया। ये आपके 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 करके। इन पांचों क्वेश्चन का आंसर देना है। ये पांचों क्वेश्चन जो है, इनका आंसर इसी गद्यांश में मिलेगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे इसको लिखना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे। देखो, पढ़ो इसको। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। तो इसको हमने पढ़ा, हमने इसको पढ़ लिया। अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। ये किस चैप्टर का है? देखो, चैप्टर को पहचानने का ट्रिक मैं बताता हूं। देखो, आपके इसमें राष्ट्र आ गया है, राष्ट्र। तो आप लोग समझ जाना कि ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है। ये ध्यान रखना, राष्ट्र आ गया तो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का होगा। कुछ ट्रिक होते हैं जिससे आप लोग गद्यांश को बहुत इजीली पहचान सकते हैं। वैसे ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है, तो इसमें राष्ट्र आ गया और इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो आपके पास 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होंगे। देखो, फर्स्ट, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया, ये किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है? तो मैंने बताया ये राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया और इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो आप डायरेक्टली लिख देना। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो, ये जो आपके जिसके नीचे आपको रेखाएं दिख रही है ना, यहां से लेकर यहां तक, इसके नीचे जो रेखा है ना, इसकी अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। मतलब थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एक्सचेंज करके थोड़ा बड़ा सा लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। तीसरा, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो देखो, यहां पे लिखा होगा, ये देखो ध्यान से समझो, सीधा सीधा आंसर लिखा है। देखो, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहां से लेंगे और यहां तक आप लोग लिख देंगे, 2 नंबर कंप्लीट। देखो, सारा आंसर आपको इसी में मिलेगा। चौथा, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? तो देखो, यहां पे इसका भी आंसर दिया गया है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक लिख दो, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। देखो, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में मिल रहा है। पांचवा, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है?
तो देखो यहाँ पे इसका भी आंसर दिया है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। बस यही उठाकर लिख दो मेरे भाई, ये भी आपका 5 नंबर, ओ सॉरी 2 नंबर कंप्लीट। तो पांचों का आंसर हमने दे दिया, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होगा, इसको हमें लिखना होगा। देखो हिंदी की कॉपी लिखना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जब भी हम गद्यांश को सॉल्व करेंगे ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, फिर देखो ध्यान से समझो, इस गद्यांश का जो फर्स्ट वर्ड है, देखो ध्यान से, इस गद्यांश का फर्स्ट वर्ड है राष्ट्र का, ठीक है, लास्ट वर्ड इसका जो है ये है संस्कृति है, ठीक है। तो इसको ऐसे डॉट डॉट करके हमें लिखना है, देखो ये राष्ट्र डॉट 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 करके संस्कृति है। इसको इसलिए लिखना होता है ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने यही वाला किया है। अब देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो अब हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। देखो संदर्भ लिख देंगे, संदर्भ अगर आप लोग लिखेंगे भैया तो बहुत ज्यादा चांसेस है 2 नंबर मिलने के, या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे कुछ हम लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे ब्लैक पेन से डालना, रंग बिरंगे पेन मत यूज करना। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। कुछ ऐसा संदर्भ हम लोग लिखेंगे, मतलब जिसमें हमारे पाठ का नाम ये और लेखक का नाम ये दोनों आ जाए, 2 नंबर आपको पूरा मिलेगा भैया, अगर ऐसे करके आओगे तो 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन अब हम समझते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब ये जो आपका जिसके नीचे रेखाएं हैं इसकी व्याख्या करनी है। देखो बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो ऐसे आप लोग दूसरा हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे अपनी भाषा में। देखो वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। थोड़ा चेंज करके लिखो, नंबर मिलेगा। उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्ध निहित है। बस ऐसे लिख दोगे मेरे भाई रेखांकित अंश की व्याख्या, नंबर एग्जामिनर भर भर के देगा, नो टेंशन। जब तक हैं हम, मैं कहता रहता हूं भैया आपको पूरा नंबर हम दिलाकर रहेंगे, बस आप लोग हमारे साथ बने रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, तीसरा, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखो इसी में तो मैंने बताया है, ये देखो राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ऐसे लिख देंगे तीसरा, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। बस हो गया, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो भैया ये सीधा सीधा तो दिया गया है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो ऐसे लिख दो, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ऐसे ढूंढ ढूंढ के लिखना है। पांचवा, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। तो ये लास्ट में है, देखो ये ध्यान से समझो, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो ऐसे लिखेंगे, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो भैया ये हो गया आपका पांचों क्वेश्चन, 2-2 नंबर के। ऐसे लिखोगे 10 नंबर पूरा एग्जामिनर देगा, ये ध्यान रखना। तो एक गद्यांश अभी हमने पढ़ा है, वो भी राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से। अब हम चलेंगे अपने दूसरे गद्यांश की ओर, इसको मैं हटाता हूं और आ गए हैं अपने दूसरे वाले गद्यांश पे। हम 4 गद्यांश देखेंगे, टाइम कुछ भी लगे, टाइम कितना भी लगे, लेकिन हम सबको पढ़ेंगे क्योंकि इस बार हमें कुछ बड़ा करना है, ठीक है। ये जो हमारा गद्यांश होगा ये अशोक के फूल चैप्टर का होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको लिखा। तो 4 अलग अलग चैप्टर से मैं 4 गद्यांश बताऊंगा, तो देखो इसको पढ़ो, ध्यान से समझो। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है
वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्मचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती ये जीवन धारा आगे बढ़ रही है। संघर्षों से मनुष्य में नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। अब देखो ये जो गद्यांश है इसमें ट्रिक नहीं है कि अशोक कहीं लिखा है। देखो ये अशोक के फुल चैप्टर का तो गद्यांश है, लेकिन कहीं अशोक लिखा है, कहीं फूल लिखा है, नहीं। तो हर गद्यांश में ट्रिक नहीं होता मेरे भाई, किसी किसी में नहीं लिखा होता, तो आपको पढ़ के पहचानना होता है। अब इसके नीचे क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो भैया पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो आपका ऊपर का जो 4 लाइन है ना, इसकी व्याख्या करनी है, ध्यान से समझ लो इसको। ये देखो यहां से लेकर यहां तक आपको व्याख्या करनी है। तीसरा देखो, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है, मतलब मनुष्य की जो जीवन शक्ति है उसको निर्मम क्यों बताया गया है। तो देखो सीधा सीधा लिखा है, ये देखो मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। मतलब यहां से उठाओ यहां तक लिख दो, नंबर मिल गया। क्या हुआ, मतलब फ्री का है ना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ गद्यांश का जो मार्क होता है ना वो अप्रोक्स आपको फ्री में मिलता है, समझ लो, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा, लेखक ने किसे बाद की बात कहा है। तो देखो यहाँ पे कहीं था, ये देखो देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है, यानी कि लेखक ने देश और जात की विशुद्ध संस्कृति को बाद की बात बताया है। बस हो गया, ये भी 2 नंबर। पांचवा, ग्रहण और त्याग का रूप क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। मतलब यहाँ से यहाँ तक लिख दो, 2 नंबर, ये भी कंप्लीट। तो भैया क्वेश्चन का आंसर लिखने में क्या जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा हमने आंसर लिख दिया। अब चलो हम एक एक का आंसर लिखते हैं। फर्स्ट है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पहले हमें वही काम करना है, इसका जो फर्स्ट वर्ड है मुझे मानो और डॉट डॉट करके जो लास्ट वर्ड है बात है इसको लिख देना है। तो ऐसे लिखेंगे, मुझे मानो डॉट 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 करके बात है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हम संदर्भ लिख देंगे। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। कुछ इस टाइप से हम लोग लिख देंगे, संदर्भ का नंबर हमें मिल जाएगा, 2 नंबर इसका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पाठ का नाम लेखक का नाम लिखना। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, तो भैया इतने का व्याख्या करना है आपको जो 2 लाइनें ऊपर हैं। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़े निर्मम है। वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मानव जाति के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास के मनन और चिंतन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो अनुभव किया है वो ये है कि मनुष्य में जो जिजीविषा है वो अत्यधिक निर्मम और मोह माया के बंधनों से रहित है। सभ्यता और संस्कृति के जो कतिपय व्यर्थ बंधन या मोह थे उन सबको रौंदती वो सदैव आगे बढ़ती चली गई। बस इतना लिख दो, नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा कि मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है। तो देखो लिखा है सीधा सीधा, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। तो इसको ऐसे लिख देंगे। तीसरा, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। तो 3 नंबर इसका भी 2 नंबर इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, चौथा, लेखक ने किसे बाद की बात कहा है। तो देखो ये लिखा है, देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। तो लिख दो, देश और जात की विशुद्ध संस्कृति को बाद की बात बताया गया है। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। पांचवा लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ग्रहण और त्याग का रूप क्या है। तो देखो यहां से लिखा है सीधा सीधा, हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। तो लिखेंगे वर्तमान समाज का रूप ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। लो भैया इसका भी आंसर दिया हमने और एग्जामिनर बोल रहा है ले बेटा 10/10 ले, बस ऐसे आप लोग लिख देना, ठीक है, नंबर पूरा मिल जाएगा। तो अशोक के फूल चैप्टर का हमारा ये गद्यांश था। अब हम चलेंगे एक और चैप्टर का गद्यांश पढ़ने, क्योंकि 4 चैप्टर के 4 गद्यांश हमें पढ़ने हैं। तो ये हमारा तीसरा गद्यांश होगा। ध्यान से समझना, 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो मैं बता रहा हूं आपको, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझना, पढ़ना जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं। देखो
पढ़ो इसको। अद्भुत है मेरा ये मित्र, उसके पास 200 का कैटलॉग है। देखो ये निंदा रस चैप्टर का गद्यांश मैंने लिया है, हरिशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा है। देखो, अद्भुत है मेरा ये मित्र, उसके पास 200 का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की निंदा कर रहा है, देखो इसमें निंदा आ गया, यानी कि ये निंदा रस चैप्टर का है। देखो ट्रिक होता है, किसी किसी गद्यांश में चाहे ना हो, लेकिन हर गद्यांश में लगभग आपको कोई ना कोई कीवर्ड मिल ही जाता है। तो निंदा कर रहा है, तो मैं क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वो उन्हें निंदा की तलवार से काटता गया। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता है और वो चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वो उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर। योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। बस अब क्वेश्चन देखो, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो भैया ये निंदा रस चैप्टर का गद्यांश है, इसके लेखक हैं हरिशंकर प्रसाद जी, तो आप डायरेक्टली लिख दो। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसका व्याख्या करना है यहां से यहां तक का, मैं अभी बता रहा हूं। तीसरा, लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है। तो भैया सिंपल सा है, लेखक जी ने निंदक का उदाहरण, जो निंदा करता है ना उसको निंदक बोलते हैं, तो निंदा जो करता है उसका उदाहरण उन्होंने आरा मशीन से दिया है। देखो लिखा है, मैं अपने विरोधियों के नाम लेता गया और वो उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला गया। कौन? जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता है और वो चीरता जाता है, मतलब निंदक को बताया गया है। लेखक ने निंदक का उदाहरण आरा मशीन से दिया। चौथा, लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों कराने का विचार किया। तो लेखक ने अपने विरोधियों की गत निंदक मित्र के हाथों कराने का विचार किया। देखो लिखा है यहाँ पे, मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की निंदा कर रहा है तो मैं क्यों ना लगे हाथ अपने विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। मतलब निंदक मित्र के हाथों उन्होंने कराने का विचार किया। पांचवा क्वेश्चन, योद्धा को क्या देखकर निंदक के जैसा ही सुख प्राप्त होता होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है, ये दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। बस यहां तक लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट हो गया। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। अब हम बताते हैं लिखना कैसे, वही सेम प्रोसेस। पहले इसका फर्स्ट वर्ड आप लोग लिखो, अद्भुत है, फिर डॉट 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 करके इसका लास्ट वर्ड होता होगा, सुख होता होगा। तो लिखो अद्भुत है डॉट डॉट करके सुख होता होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो भैया संदर्भ हम लोग लिख देंगे, फर्स्ट संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक निबंध से अवतरित है। कुछ ऐसे संदर्भ लिखेंगे। देखो संदर्भ लिखोगे तो चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे आपको पूरे नंबर मिलने के, ये मैं बोल रहा हूं। तो संदर्भ लिखने के आपको ज्यादा फायदे हैं। वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मैंने बोला नंबर पूरा मिलेगा। पाठ का नाम, निंदा रस, लेखक का नाम श्री हरिशंकर प्रसाद, वो भी एकदम सही मेथड है, उसको मैं गलत नहीं सिद्ध कर रहा हूं, बट ये भी सही है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या कर दो अपनी भाषा में भैया, जो आपको आता हो इससे रिलेटेड लिख दो, 3-4 लाइन एक्स्ट्रा लिख दो बस। देखो अद्भुत है मेरा ये मित्र, उसके पास 200 का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, लेखक की श्री हरिशंकर प्रसाई का कहना है कि उनका निंदक मित्र बहुत ही अद्भुत और विचित्र है, जिसके पास 200 और बुराइयों का अच्छा खासा सूची पत्र है, लिस्ट है। उनके सम्मुख जिस किसी की भी चर्चा छिड़ जाती है वो उसी की निंदा में 4-6 वाक्य बोल दिया करता था। लेखक के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने कुछ एक परिचितों की जो उसके विरोधी हैं उसकी निंदा उसके माध्यम से करवा लूं, मतलब उसकी बुराई उसके माध्यम से करवा लूं। उन्होंने भी ऐसा सोचा, बस थोड़ा सा चेंज करके लिख देना, नंबर मिल जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है। तो मैंने बताया था लेखक ने निंदक का उदाहरण आरा मशीन से दिया, जो निंदा करता है ना उसको निंदक बोलते हैं। तो लेखक ने निंदक का उदाहरण आरा मशीन से दिया है कि जैसे आरा मशीन में लकड़ियां खिसकाता है मजदूर ना, और लकड़ी चीरती चली जाती है, उसको चीरता चला जाता है, वैसे ही मैंने अपने मित्र का नाम मैं लेता गया जो हमारे दुश्मन है, और वो एक के बाद एक उनकी बुराई करता गया, उसकी निंदा करता गया। चौथा, लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों कराने का विचार किया। तो लेखक ने अपने विरोधियों की गत निंदक मित्र के हाथों कराने का विचार किया। निंदक मित्र के हाथों उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने विरोधियों की गत उसी के हाथों करा ली जाए। पांचवा,
योद्धा को क्या देखकर निंदक के जैसा ही सुख प्राप्त होता होगा। मतलब योद्धा को क्या देखकर निंदक के ही जैसा सुख प्राप्त होता होगा। तो दुश्मनों का रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को निंदक जैसा ही सुख प्राप्त होता होगा। कुछ इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे भाई, नंबर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, नो टेंशन। चलो इसको भी मैं हटाता हूं और हम चलेंगे अपने लास्ट वाले गद्यांश पे जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है। ये गद्यांश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भाषा एवं आधुनिकता चैप्टर का गद्यांश है, भाषा और आधुनिकता, और इसके लेखक है प्रो जी सुंदर रेड्डी जी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें हैं मिल जाएंगी जिससे आप पहचान सकते हैं ये किस चैप्टर का है। देखो भाषा, शुरू में ही भाषा आ गया, यानी कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर का ये गद्यांश है। देखो भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही, मतलब भाषा कई बार आ गया भैया, तो ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का ही गद्यांश है। आगे देखो, दैनिक सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाओ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। बस हो गया। क्वेश्चंस को देखो, फर्स्ट है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रो जी सुंदर रेड्डी। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इन 3 लाइनों का व्याख्या कर दो। तीसरा, भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है। तो देखो लिखा है भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही, यानी कि भाषा की विकासशीलता शब्दों के स्तर पर ही शुरू होती है। डायरेक्टली ऐसे आपको लिख देना है कि भाषा में विकासशीलता शब्दों के स्तर पर ही शुरू होती है। चौथा देखो क्या है, किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है। तो भैया सिंपल सा है, कहां इसका आंसर दिया गया, किसके अभाव में। देखो ये शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है। अगर शब्द ही नहीं होगा तो भाषा कैसे जनरेट होगी। भैया शब्द ही आप नहीं बोलोगे तो कैसे भाषा बनेगी। क्या पता कौन सा शब्द आप बोल रहे हैं, कौन सी भाषा। ठीक है, तो शब्द अगर कोई बोलते हैं तभी तो भाषा बनेगी। पांचवा, भाषा की साधारण इकाई क्या है। तो भैया भाषा की साधारण इकाई शब्द है, सीधा सीधा लिखा है। तो हमें वही सेम प्रोसेस करना है। इसका फर्स्ट वर्ड भाषा की और लास्ट वर्ड इसका देखो है पढ़ती है, इसको ऐसे हमें लिख देना है। तो लिख देंगे भाषा की डॉट डॉट पढ़ती है। फर्स्ट है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए भैया। तो हम लोग संदर्भ लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रो जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। हो गया मेरे भाई 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब इसका आपको व्याख्या करना है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। तो इसकी व्याख्या हमें करनी है, प्यार से हम करेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, लेखक के अनुसार भाषा की सर्व प्रमुख इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का विकास और उसका अस्तित्व ही असंभव है। बिना शब्दों के भाषा के विभिन्न पक्षों का विकास कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। यहाँ तो भाषा के विकास की दिशा में जो भी प्रयास किए जाते हैं वे भी शब्दों के रूप में ही होते हैं। भाषा का समस्त व्याकरणिक एवं प्रायोगिक पक्ष शब्दों की आधारशिला पर ही विकसित होता है। बस हो गया मेरे भाई 2 नंबर इसका कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन था भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है। तो मैंने बताया था, ये देखो, यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। तो लिखेंगे भाषा की विकासशीलता शब्दों के स्तर पर ही शुरू होती है। लो बेटा 2 नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लो। चौथा, किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है। तो देखो यहाँ पे लिखा है शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। तो लिखेंगे शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है। तो ये आपका आंसर हो गया। पांचवा देखो क्वेश्चन क्या है। पांचवा है कि भाषा की साधारण इकाई क्या है। तो भैया सिंपल सिंपल सा हम लिखेंगे यहाँ पे भाषा की साधारण इकाई शब्द है। बस हो गया, ये भी नंबर आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लिखा है भाषा की साधारण इकाई शब्द है, फर्स्ट लाइन में। तो भैया ये भी आपका कंप्लीट हुआ, पांचों क्वेश्चन का आंसर दिया। ले बेटा ये ले, एग्जामिनर ऐसे देगा 10 में 10 आपको देकर जाएगा। तो ये जो हमारा आज का क्लास है भैया, 4 मैंने आपको क्लास 12 हिंदी की
इसको मैं हटाता हूँ। क्लास 12 हिंदी की मैंने आपको 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश थे वो मैंने बताया। बहुत ज़्यादा टाइम मैंने आपका वेस्ट नहीं किया, तो पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही क्लास चाहिए भैया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।